हेलो दोस्तों। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या डिजिटल नंबर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। कुछ लोग इसे तेजी से कमाते हैं, लेकिन बनाए नहीं रख पाते। कुछ लोग सामान्य इनकम के बावजूद अमीर बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने की साइकोलॉजी को समझे बिना हम इसे कभी सही तरीके से संभाल नहीं सकते। मॉर्गन हॉसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ इन्वेस्टिंग या फाइनेंस की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हमारी आदतें, हमारा व्यवहार और हमारा नजरिया पैसे के साथ कैसा होना चाहिए। यह किताब हमें बताती है कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि इमोशंस और माइंडसेट का खेल है। इस वीडियो में हम इस किताब से सीखेंगे मनी की साइकोलॉजी के 8 गोल्डन रूल्स। ये 8 नियम आपकी सोच और आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने का तरीका पूरी तरह बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और मनी की साइकोलॉजी को गहराई से समझें, ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को खुद कंट्रोल कर सकें। रूल 1, कोई भी पागल नहीं है। पैसे की दुनिया में कदम रखते ही हम यह मानकर चलते हैं कि जो निर्णय हम लेते हैं वे पूरी तरह से तर्क संगत, रैशनल और सोच समझकर लिए गए हैं। लेकिन असल में यह सच नहीं है। हम में से हर कोई अपने अनुभवों, अपनी परवरिश, अपने आसपास के माहौल और उन कहानियों से प्रभावित होता है जो हमने बचपन से सुनी है। पैसे के मामले में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से तर्क संगत नहीं होता, बल्कि वह अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो 1950 के दशक में पला बढ़ा, उसने ग्रेट डिप्रेशन का दौर नहीं देखा होगा। लेकिन उसका दादा, जिसने उस दौर में बेरोजगारी, भुखमरी और आर्थिक तंगी का सामना किया होगा, पैसे को एक अलग नजरिए से देखेगा। वह बचत को सबसे महत्वपूर्ण मान सकता है, जबकि उसका पोता, जो एक स्थिर अर्थव्यवस्था में बड़ा हुआ है, वह निवेश, इन्वेस्टमेंट और जोखिम, रिस्क लेने में ज्यादा रुचि रख सकता है। दोनों के पैसे के प्रति नजरिए अलग हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई गलत है और कोई सही। हर इंसान अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ही पैसे से जुड़े निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने 2008 की आर्थिक मंदी, फाइनेंशियल क्राइसिस में अपनी नौकरी खो दी थी, वह कभी भी शेयर बाजार में निवेश करने से डर सकता है। जबकि वही व्यक्ति जिसने उसी दौर में बहुत सस्ते दामों पर शेयर खरीदे और बाद में भारी मुनाफा कमाया, वह शेयर बाजार को एक बेहतरीन अवसर मान सकता है। यह दिखाता है कि हमारा अतीत हमारे फाइनेंशियल निर्णयों को कैसे आकार देता है। समस्या यह है कि हम में से कोई भी पूरी दुनिया के आर्थिक इतिहास को व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं कर सकता। हम केवल वही जानते हैं जो हमने अपने जीवन में देखा है या हमारे माता पिता और आसपास के लोगों ने हमें सिखाया है। यदि कोई व्यक्ति अमीर परिवार में पैदा हुआ है, तो उसे पैसे की कोई खास चिंता नहीं होगी, जबकि गरीबी में जन्मा व्यक्ति पैसे को बचाने और खर्च करने के बारे में पूरी तरह अलग तरीके से सोचेगा। यही कारण है कि लोग अलग अलग तरीके से पैसे का उपयोग करते हैं। समझने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से गलत नहीं होता। एक गरीब किसान जो अचानक कुछ पैसे कमाता है, वह उसे तुरंत खर्च कर सकता है, क्योंकि वह जीवन भर तंगी में रहा है और उसने सीखा है कि पैसे को हाथ में आते ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जो एक अमीर परिवार से आता है, वह पैसे को लंबे समय तक निवेश करने के बारे में सोच सकता है। दोनों का नजरिया अलग है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनमें से कोई भी पागल है। हम अक्सर दूसरों के पैसे से जुड़े निर्णयों को देखकर उन्हें जज करते हैं। जब कोई व्यक्ति लॉटरी जीतने के बाद जल्द ही दिवालिया हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि वह कितना मूर्ख था। लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि वह व्यक्ति किस तरह की फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आया था। उसके लिए अचानक इतनी बड़ी रकम का आना ऐसा था जैसे किसी को बिना सीखे तैराकी के बीच समंदर में फेंक देना। वह नहीं जानता कि इसे संभालना कैसे है। इसी तरह कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद हमेशा डर में जीते हैं कि वे इसे खो देंगे। वे बचपन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरे होते हैं जहां पैसे की कमी ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला होता है, इसलिए वे कभी भी आराम से खर्च नहीं कर पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग पैसे को बहुत हल्के में लेते हैं और जरूरत से ज्यादा जोखिम भरे फैसले लेते हैं।
असलियत यह है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक मामलों में पागल नहीं होता। हर कोई बस अपने अनुभवों के अनुसार सोचता और काम करता है। जब तक हम यह नहीं समझते कि लोग अपने अतीत से प्रभावित होते हैं, तब तक हम यह सोचते रहेंगे कि वे बिना सोचे समझे फैसले ले रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करें, तो हमें यह एहसास होगा कि हर व्यक्ति अपने तरीके से सही है। पैसों की दुनिया में कोई भी पूरी तरह से तार्किक, लॉजिकल नहीं होता। हम सभी अपनी व्यक्तिगत कहानियों, अनुभवों और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। यह समझना कि हर व्यक्ति का नजरिया उसके जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है, हमें दूसरों को जज करने से रोक सकता है और हमें पैसों को देखने का एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। रूल 2, भाग्य और जोखिम। हम सफलता को अक्सर कड़ी मेहनत, हार्डवर्क और समझदारी से लिए गए फैसलों का नतीजा मानते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही होता है? क्या सिर्फ मेहनत और समझदारी ही किसी को अमीर बना सकती है, या फिर इसमें भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क का भी बड़ा हाथ होता है? सोचिए, अगर बिल गेट्स अमेरिका के किसी छोटे से गांव में जन्मे होते जहां स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं थे, तो क्या वे वही होते जो आज हैं? क्या उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी होती? यह कहना मुश्किल है। बिल गेट्स की सफलता में उनकी मेहनत और बुद्धिमानी का योगदान तो है ही, लेकिन वे भाग्यशाली भी थे कि उनका स्कूल अमेरिका के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जहां सबसे पहले कंप्यूटर आए थे। उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, लेकिन अगर वह मौका ही न मिलता तो शायद कहानी कुछ और होती। यहां एक और उदाहरण देखें। लॉटरी जीतने वाला व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, लेकिन अगर वह सारा पैसा बेतरतीब खर्च कर दे और कुछ सालों में वापस गरीब हो जाए, तो क्या यह उसकी मूर्खता है, या यह सिर्फ जोखिम का खेल था, जहां वह शुरुआत में भाग्यशाली था लेकिन बाद में भाग्य ने साथ छोड़ दिया? भाग्य और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह हम अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं, वैसे ही असफलता के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, वह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम अपने फैसलों पर नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन उनके परिणामों पर नहीं। हम यह मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उसने सब कुछ सही किया होगा, लेकिन असल में कई लोग मेहनती और होशियार होते हुए भी सफल नहीं हो पाते, सिर्फ इसलिए कि उन्हें सही मौके नहीं मिले। वहीं कई लोग जिनके पास उतनी योग्यता नहीं होती, वे भी सिर्फ सही समय पर सही जगह होने की वजह से सफलता पा जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत और समझदारी का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यह जरूर समझना चाहिए कि सफलता और असफलता में भाग्य और जोखिम का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, तो क्या यह सिर्फ उसकी समझदारी का नतीजा है, या यह भी संभव है कि वह एक ऐसे दौर में निवेश कर रहा हो जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा हो? वहीं दूसरा व्यक्ति जो उतना ही होशियार है, लेकिन मंदी, रिसेशन के दौरान निवेश करता है, वह पैसे खो सकता है। हमारे दिमाग को यह स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हम सफल लोगों की कहानियों को आदर्श मान लेते हैं और सोचते हैं कि अगर हम भी वही करें तो हमें भी वही नतीजे मिलेंगे। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर कहानी में भाग्य और जोखिम दोनों का खेल होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि हम गलत आदर्श चुन लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भाग्य की वजह से सफल हुआ है और हम उसकी नकल करने लगें, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। वहीं अगर कोई बहुत मेहनती था लेकिन जोखिम के कारण असफल हो गया और हम उससे सीखना ही बंद कर दें, तो हम एक महत्वपूर्ण सबक खो देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई भी सफलता या असफलता सिर्फ व्यक्ति के गुणों की वजह से नहीं होती। हमें दूसरों की कहानियों को ध्यान से परखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि क्या वे भाग्यशाली थे या उनकी रणनीति सच में कारगर थी। इसके अलावा हमें अपनी सफलता को पूरी तरह से अपनी मेहनत का नतीजा मानकर घमंड नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हमारी सफलता में भी भाग्य ने बड़ा रोल निभाया हो। और सबसे जरूरी बात, हमें दूसरों की असफलता को पूरी तरह उनकी मूर्खता मानकर उन्हें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है
कि उन्होंने सब कुछ सही किया हो, लेकिन वे बस गलत समय पर गलत जगह थे। भाग्य और जोखिम हमारे जीवन के ऐसे पहलू हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हें समझ लें तो हम अपनी उम्मीदों को ज्यादा यथार्थवादी बना सकते हैं, अपने फैसलों को बेहतर कर सकते हैं और दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति एम्पैथी रख सकते हैं। रूल 3, कभी भी पर्याप्त नहीं। पैसे की दुनिया में एक अजीब सा जाल बिछा हुआ है, और ज्यादा पाने की चाहत। कोई भी यह नहीं कहता कि मेरे पास अब पर्याप्त है, मैं संतुष्ट हूं। चाहे कोई अरबपति हो या एक आम नौकरी पेशा इंसान, हर कोई और ज्यादा की दौड़ में भाग रहा है। लेकिन क्या यह दौड़ कभी खत्म होती है? इसकी सबसे दिलचस्प कहानी है राजनेता और निवेशक जॉन बोगल द्वारा सुनाई गई एक घटना। उन्होंने बताया कि एक बार 2 मशहूर लेखकों कर्ट वॉनगट और जोसेफ हेलर की मुलाकात एक अरबपति के घर में हुई। वॉनगट ने मजाक में हेलर से कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह अरबपति एक दिन में उतना कमा लेता है जितना तुम्हारी बेस्ट सेलर किताब कैच 22 ने पूरी जिंदगी में कमाया? हेलर मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त होने की भावना। यही वह एहसास है जो बहुत कम लोगों को होता है। पैसा कमाने की भूख इतनी बढ़ जाती है कि कभी भी कोई यह महसूस नहीं करता कि अब काफी है। यह सिर्फ गरीब या मध्यम वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि अरबपतियों तक में यह लालसा दिखाई देती है। सोचिए, क्यों कुछ अमीर लोग जिनके पास पहले से ही इतना है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जी सकती हैं, फिर भी गलत तरीके अपनाकर और ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। वे घोटाले करते हैं, नियम तोड़ते हैं, रिश्वत लेते हैं और कई बार जेल तक पहुंच जाते हैं। क्या उन्हें पैसों की जरूरत होती है? नहीं, असल में वे पर्याप्त महसूस नहीं कर पाते। एक दिलचस्प उदाहरण देखें। बर्नी मैडॉफ, वह एक सफल निवेशक था जिसके पास पहले से ही करोड़ों डॉलर थे, लेकिन वह फिर भी ठगी, फ्रॉड में लग गया, सिर्फ इसलिए कि उसे और ज्यादा चाहिए था। जब उसका घोटाला पकड़ा गया तो न सिर्फ उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी, बल्कि उसे जेल भी जाना पड़ा। उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कि जब हम पर्याप्त को नहीं समझते तो हम अपनी खुशियां, इज्जत और आत्मसंतोष, सेल्फ सैटिस्फैक्शन तक खो सकते हैं। यह सिर्फ अमीर लोगों की बात नहीं है। हम सभी अपनी जिंदगी में इसी दौड़ में लगे रहते हैं। जब हमें पहली बार नौकरी मिलती है तो हमें एक छोटी सी सैलरी भी बड़ी लगती है। फिर कुछ महीनों बाद वही सैलरी कम लगने लगती है और हम ज्यादा की ख्वाहिश करने लगते हैं। प्रमोशन के बाद, सैलरी बढ़ने के बाद भी हमें चैन नहीं मिलता, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमसे ज्यादा कमा रहे होते हैं। हमारी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास कम पैसा है, बल्कि यह है कि हम हमेशा तुलना, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हमें तब तक ठीक लगता है जब तक कि हम किसी और को हमसे ज्यादा अच्छा करते नहीं देख लेते। हम भूल जाते हैं कि इस दौड़ की कोई मंजिल नहीं है। अगर हम संतोष करना नहीं सीखते तो हम चाहे जितना भी कमा लें, वह हमें कभी खुश नहीं कर पाएगा। पर्याप्त का एहसास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती, और जब हम इसे नियंत्रण में नहीं रखते तो यह हमें निगल जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें मेहनत करना या आर्थिक रूप से आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ एक साधन है, न कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। हमें यह तय करना होगा कि कितना पर्याप्त है ताकि हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकें। जो लोग यह समझ जाते हैं वे जिंदगी में ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। वे अपनी खुशी को पैसे के अंबार से नहीं, बल्कि अपने रिश्तों, अनुभवों और मानसिक शांति से जोड़ते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में सबसे कीमती चीजें खरीदी नहीं जा सकती, जैसे प्यार, दोस्ती, सेहत और सुकून। अगर हम इस सच्चाई को जल्दी समझ लें कि पर्याप्त क्या होता है, तो हम अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। रूल 4, चमत्कारी चक्रवृद्धि। पैसे को बढ़ाने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कोई इसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहता है, कोई इसे अच्छी रणनीति मानता है, तो कोई सोचता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है।
लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा साधारण और शक्तिशाली है। चक्रवृद्धि ब्याज यह दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय जादू है, जिसे अगर समझ लिया जाए तो यह किसी को भी अमीर बना सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे महान निवेशक कौन है, तो शायद आपका जवाब होगा वॉरेन बफेट। यह सच भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा तब बढ़ा जब वे अपने 60वें दशक में थे। वे कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, बल्कि उन्होंने बस एक सरल चीज को समझा और अपनाया, चक्रवृद्धि का जादू। उन्होंने न सिर्फ समझदारी से निवेश किया, बल्कि लंबे समय तक किया। यही उनका असली राज है। कल्पना कीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप इसे हर साल 10% ब्याज पर निवेश करते हैं। पहले साल के अंत में आपके पास 11,000 रुपये होंगे। दूसरे साल जब ब्याज फिर से जुड़ेगा, तो अब यह 10,000 पर नहीं, बल्कि 11,000 पर मिलेगा, जिससे आपकी राशि और तेजी से बढ़ेगी। समय के साथ यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि अंतिम वर्षों में पैसा खुद ब खुद कई गुना बढ़ने लगता है। चक्रवृद्धि का असली जादू तब दिखता है जब इसे लंबी अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वॉरेन बफेट की यात्रा। वे 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर चुके थे और उन्होंने इसे लगातार जारी रखा। यदि वे 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करते, तो वे आज की तरह अरबपति नहीं होते। इसका मतलब यह है कि पैसा निवेश करने में जितनी जल्दी शुरुआत की जाए, उतना ही अच्छा होता है। लेकिन यहां एक समस्या है। अधिकतर लोग धैर्य, पेशेंस नहीं रखते। वे जल्दी पैसा कमाने की चाहत में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जोखिम भरे सौदे करते हैं और फिर असफल होने पर यह मान लेते हैं कि निवेश उनके लिए नहीं है। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि चक्रवृद्धि किसी मैजिक ट्रिक की तरह नहीं है जो तुरंत रिजल्ट दे। यह बांस के पेड़ की तरह काम करता है। शुरुआत में धीमी ग्रोथ होती है, लेकिन एक बार जब यह रफ्तार पकड़ता है, तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अब सोचिए, कितने लोग पैसे बचाने को टालते रहते हैं, यह सोचकर कि उनके पास अभी कम पैसे हैं या बाद में ज्यादा बचाएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई 20 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये निवेश करे और इसे 12% सालाना रिटर्न के साथ 40 साल तक बनाए रखे, तो यह रिटायरमेंट तक करोड़ों में बदल सकता है। वहीं अगर कोई 30 साल की उम्र में शुरुआत करता है, तो उसे वही रिजल्ट पाने के लिए दोगुना पैसा निवेश करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि निवेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय होती है, न कि सिर्फ पैसा। ज्यादा निवेश करना अच्छा है, लेकिन ज्यादा समय तक निवेश बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि धैर्यवान निवेशक हमेशा जीतते हैं। चक्रवृद्धि का एक और कमाल यह है कि यह सिर्फ पैसे पर नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। ज्ञान भी चक्रवृद्धि से बढ़ता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यही नियम हमारी आदतों, फिटनेस और रिश्तों पर भी लागू होता है। जो लोग लगातार छोटे छोटे सुधार करते हैं, वे कुछ सालों बाद दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। इसलिए अगर अमीरी का असली राज समझना है, तो यह कोई गुप्त रणनीति नहीं है। यह सिर्फ यह समझने में है कि समय और धैर्य से चमत्कार होते हैं। जो लोग निवेश को जल्दी शुरू करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। यही चक्रवृद्धि का जादू है, धीमा लेकिन सबसे शक्तिशाली। रूल 5, धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। धन कमाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना एक अलग ही खेल है। बहुत से लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग अपनी अमीरी को लंबे समय तक बरकरार रख पाते हैं। दुनिया में अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग अचानक बहुत अमीर हुए, लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ गंवा बैठे, क्योंकि पैसा कमाने और उसे संभालने के नियम अलग अलग होते हैं। सोचिए, आपने कड़ी मेहनत से बहुत पैसा कमा लिया। अब अगला सवाल यह है, क्या यह पैसा हमेशा आपके पास रहेगा? क्या आप इसे भविष्य में भी बढ़ा पाएंगे? इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने सिर्फ अमीर बनने पर ध्यान दिया, लेकिन अमीर बने रहने की कला नहीं सीखी, वे अंततः असफल हो गए। सबसे बड़ा उदाहरण है बर्नी मैडॉफ। वह एक समय दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक था,
लेकिन उसकी लालच और गलत फैसलों ने उसे जेल में पहुंचा दिया। वहीं वॉरेन बफेट को देखिए, वे न सिर्फ अमीर बने बल्कि अपनी दौलत को बरकरार भी रखा, क्योंकि उन्होंने जोखिम प्रबंधन को समझा और लंबे समय तक टिके रहने की मानसिकता विकसित की। पैसा कमाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए विनम्रता और सावधानी, कौशन चाहिए। जब लोग अमीर बन जाते हैं तो वे यह मानने लगते हैं कि वे हर बार सही होंगे। वे ज्यादा जोखिम लेने लगते हैं, सोचते हैं कि उनका हर फैसला परफेक्ट होगा, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उनके पतन की शुरुआत बनता है। हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग अचानक अमीर बने, लेकिन कुछ गलतियों के कारण सब कुछ खो दिया। लॉटरी जीतने वालों की कहानियां इसी का सबूत हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 70% लॉटरी विजेता कुछ ही वर्षों में फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे को बनाए रखने की मानसिकता नहीं अपनाई। धनवान बने रहने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं, डर और धैर्य। डर से मतलब यह नहीं कि आपको निवेश या पैसा कमाने से डरना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि चीजें कभी भी गलत हो सकती हैं। जो लोग इस डर को समझते हैं वे हमेशा बैकअप प्लान रखते हैं। वे जोखिम को कम करने के लिए अपने निवेश को विविधता, डाइवर्सिफिकेशन में रखते हैं, और वे बिना जरूरत के बड़े जोखिम नहीं लेते। दूसरा जरूरी गुण है धैर्य। पैसा कमाने के लिए धैर्य चाहिए, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए और भी ज्यादा धैर्य चाहिए। कई लोग थोड़े समय में अमीर बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा जोखिम उठाते हैं, और जब चीजें गलत होती हैं तो वे सब कुछ खो बैठते हैं। वहीं जो लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ते हैं वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जापान की कंपनियां हैं। वे बहुत ही सुरक्षित रणनीति अपनाती हैं, वे बड़े जोखिम लेने से बचती हैं, और इसी वजह से वे दशकों तक बाजार में स्थिर बनी रहती हैं। यह समझना भी जरूरी है कि पैसा बनाना एक बार की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना एक जीवन भर चलने वाला खेल है। अमीर बने रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद को यह याद दिलाते रहें कि चीजें हमेशा आपकी योजना के अनुसार नहीं होंगी। आपको गलत फैसलों के लिए तैयार रहना होगा और अपने निवेश को इस तरह से संरचित करना होगा कि अगर कभी मंदी, रिसेशन आए तो आप बचे रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप पैसा कमाएं तो उसे खोने से बचने के लिए एक रणनीति बनाएं। आपके पास हमेशा एक सेफ्टी नेट होना चाहिए, चाहे वह इमरजेंसी फंड हो, विविध निवेश हो, या फिर जोखिमों को सीमित करने की सोच। अगर अमीर बने रहना है तो अपनी सीमाओं को पहचानना होगा। यह मानना होगा कि आप हर बार सही नहीं हो सकते, इसलिए आपको अपनी रणनीति को संतुलित रखना होगा। जो लोग यह समझ जाते हैं वे न सिर्फ अमीर बनते हैं बल्कि अपनी अमीरी को लंबे समय तक बरकरार भी रखते हैं। रूल 6 टेल्स यू विन। हम पैसे और निवेश की दुनिया को अक्सर तर्क संगत, रैशनल और गणितीय समझते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई रणनीति काम कर रही है तो वह हमेशा काम करेगी, और अगर कोई विफल हो रही है तो वह बेकार है। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग होती है। पैसे की दुनिया लॉटरी जैसी है, जहां कुछ बड़े फैसले, कुछ असाधारण सौदे या कुछ दुर्लभ मौके पूरे खेल को बदल सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें टेल्स यू विन का रहस्य समझना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक सिक्का उछाल रहे हैं। इसमें हेड्स आने की संभावना 50% है और टेल्स आने की संभावना भी 50%। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर हेड्स आता है तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर टेल्स आता है तो आपको 100 गुना इनाम मिलता है। अब आप कितनी बार यह सिक्का उछालना चाहेंगे? जवाब साफ है, जितनी बार संभव हो सके, क्योंकि भले ही आप ज्यादातर बार हारें, लेकिन एक बार की जीत आपके सभी नुकसान की भरपाई कर देगी और आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। यही सिद्धांत निवेश और पैसे की दुनिया में भी लागू होता है। अधिकतर सफल निवेशक हर बार सही नहीं होते, बल्कि वे कई बार गलत होते हैं, लेकिन उनकी कुछ असाधारण सफलताएं उनके सभी नुकसान को खत्म कर देती हैं और उन्हें बड़ा विजेता बना देती है। सोचिए, एप्पल जैसी कंपनियां आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी बार असफलताओं का सामना करना पड़ा होगा। स्टीव जॉब्स ने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो फ्लॉप हुए, लेकिन जब आईफोन आया तो उसने पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बदल दी।
यही टेल्स यू विन का जादू है। अगर हम शेयर बाजार को देखें तो हम पाएंगे कि ज्यादातर कंपनियां औसत या असफल रहती हैं, लेकिन कुछ ही कंपनियां ऐसी होती हैं जो पूरे बाजार का रुख बदल देती हैं। अगर कोई निवेशक इन कुछ कंपनियों में सही समय पर निवेश कर लेता है तो वह बाकी के सभी गलत फैसलों के बावजूद भारी मुनाफा कमा सकता है। यहाँ सबसे बड़ा सबक यह है कि हर फैसले को जीत हार के पैमाने पर नहीं तौला जा सकता। कई बार आपको असफलताओं से सीखना होता है और उन्हें एक प्रक्रिया का हिस्सा मानना होता है। अगर आप किसी ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जहां छोटी छोटी असफलताएं हो रही हैं, लेकिन आपको विश्वास है कि एक बड़ी सफलता आपकी पूरी दिशा बदल सकती है, तो आपको धैर्य रखना होगा। इसी कारण से सबसे सफल लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि कई बार उनके फैसले गलत होंगे, लेकिन एक सही फैसला इतना बड़ा बदलाव ला सकता है कि बाकी सारी गलतियां अप्रासंगिक हो जाएंगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जेफ बेजोस हैं। अमेज़न ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाया जो पूरी तरह फेल हो गए। फायर फोन, अमेज़न डैश और कई अन्य असफल उत्पाद। लेकिन जब उन्होंने अमेज़न वेब सर्विसेज शुरू किया तो यह इतना सफल हुआ कि इस एक प्रोजेक्ट की सफलता ने बाकी सभी असफलताओं को बेकार बना दिया। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बिना सोचे समझे जोखिम उठाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असली जीत उन असफलताओं के बाद आने वाली एक बड़ी सफलता से होती है। जो लोग इस मानसिकता को समझ जाते हैं वे जीवन में ज्यादा बड़े फैसले लेने की हिम्मत करते हैं। वे छोटे नुकसानों से निराश नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे खेल में बने रहे तो एक न एक दिन उनके सिक्के का टेल्स आएगा और तब वे बड़ी जीत हासिल करेंगे। यही असली टेल्स यू विन का रहस्य है। रूल 7, स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछा जाए कि पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे सुरक्षा, सिक्योरिटी, कुछ कहेंगे आराम और कुछ कहेंगे शान और शौकत, लग्जरी। लेकिन असल में पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको स्वतंत्रता देता है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता। हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक अच्छी नौकरी, ज्यादा सैलरी, बड़ा घर, महंगी कार। लेकिन अगर गौर करें तो ये सभी चीजें हमें आखिरकार एक ही लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। हम अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से जी सकें, बिना किसी के आदेशों या मजबूरियों के। यही असली आजादी है। कल्पना कीजिए कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको सिर्फ इसलिए काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, बल्कि आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। यह सबसे बड़ा सुख है। यह आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, संतोष और सबसे महत्वपूर्ण चीज, खुश रहने की शक्ति देता है। धनवान बनने और स्वतंत्र होने में अंतर होता है। बहुत से अमीर लोग भी असल में स्वतंत्र नहीं होते। वे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बिजनेस चलाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास अपना समय नहीं होता। वे किसी और की उम्मीदों, समाज के दबावों और अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं में इस तरह फंसे होते हैं कि वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन वे पूरी तरह से आजाद होते हैं। वे तय करते हैं कि वे कब, कहां और कैसे काम करेंगे। असली संपत्ति सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि इसमें होती है कि आप अपनी जिंदगी कितनी स्वतंत्रता से जी सकते हैं। जो लोग यह समझ जाते हैं वे अपने पैसों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वे अपने समय और ऊर्जा को बचा सकें। वे ऐसे निवेश करते हैं जो उन्हें दीर्घकालिक स्वतंत्रता दे सके, न कि सिर्फ तात्कालिक सुख सुविधाएं। अगर आप गौर करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग वे होते हैं जिनके पास अपने समय पर नियंत्रण होता है। वे जब चाहें, जहां चाहें, जो चाहें कर सकते हैं। वे अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं और अपने मानसिक शांति को प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। कई बार हमें फिजूल खर्ची से बचना पड़ता है, छोटी छोटी इच्छाओं को रोकना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। हमें यह समझना होता है कि आज की थोड़ी सी बचत और समझदारी
हमें भविष्य में एक ऐसी स्थिति में ला सकती है जहां हम अपनी शर्तों पर जी सकें। जो लोग स्वतंत्रता के महत्व को समझते हैं वे पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं मानते, बल्कि इसे एक साधन की तरह देखते हैं जो उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। वे केवल अमीर बनने के लिए पैसे नहीं कमाते, बल्कि वे इसीलिए पैसे कमाते हैं ताकि वे किसी और के नियंत्रण में न रहें। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं या आप सच में आजाद रहना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य स्वतंत्रता है तो आपको पैसे के बारे में एक नई सोच विकसित करनी होगी। आपको यह समझना होगा कि असली संपत्ति वही है जो आपको अपने जीवन के फैसले खुद लेने की ताकत दे। यही असली खुशी है, यही असली सफलता है और यही पैसे की सबसे बड़ी ताकत है। रूल 8, पैसा बचाना। जब भी हम अमीर बनने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा ज्यादा कमाने पर जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हमारी सैलरी या बिजनेस इनकम बढ़ जाए तो हमारी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन असल में पैसा बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय आदत है जो किसी को भी अमीर बना सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा तभी बचाया जा सकता है जब हमारी इनकम बहुत ज्यादा हो, लेकिन यह सच नहीं है। इतिहास गवाह है कि कई करोड़पति और अरबपति सिर्फ इसलिए दिवालिया बैंकरप्ट हो गए क्योंकि वे पैसे को बचा नहीं सके। दूसरी ओर कई साधारण लोग सिर्फ बचत की आदत के कारण वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो गए। सबसे बड़ा उदाहरण वॉरेन बफेट हैं। वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली बेहद साधारण है। वे आज भी उसी छोटे से घर में रहते हैं जो उन्होंने 1968 में खरीदा था। उनकी गाड़ी कोई लग्जरी कार नहीं, बल्कि एक आम कार होती है। वे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि समझदारी से बचाने से आती है। सोचिए, अगर आपकी इनकम हर साल 20% बढ़ती है लेकिन आपके खर्च 25% बढ़ जाते हैं तो क्या आप अमीर बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनकम से ज्यादा खर्च करना कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप अपनी इनकम के 30-40% हिस्से को बचाते हैं तो धीरे धीरे आप आर्थिक रूप से मजबूत बनते जाते हैं। पैसा बचाने की ताकत इस बात में है कि यह आपको आजादी देता है। जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है तो आपको किसी भी छोटे आर्थिक झटके से डरने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी नौकरी चली जाए या बिजनेस में मंदी आ जाए तो आपकी बचत आपको सहारा दे सकती है। यही बचत आपको निवेश करने का मौका भी देती है, जिससे आप धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पैसा बचाने का मतलब अपनी जरूरतों को मारना है, लेकिन यह गलत धारणा है। बचत का मतलब यह नहीं कि आप एकदम कंजूस बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों में संतुलन बनाना सीखें। अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो कोई भी इनकम आपको अमीर नहीं बना सकती। लेकिन अगर आप समझदारी से बचत करते हैं और अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हैं तो कम इनकम के बावजूद भी आप आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। असली ताकत बड़े घर या महंगी गाड़ियों में नहीं होती, बल्कि उस शांति में होती है जो तब मिलती है जब आपको पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है तो आप अपनी नौकरी से मजबूर नहीं होते, आप सही अवसरों का इंतजार कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। अगर आप पैसा बचाने की आदत नहीं डालते तो आप कभी भी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकते, चाहे आपकी इनकम कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। बचत कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं। यह हर किसी के लिए संभव है, बशर्ते कि वे अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से सेट करें। अंत में अमीर बनने और अमीर बने रहने का असली राज यही है। खर्च कम करें, बचत ज्यादा करें और अपने पैसे को बुद्धिमानी से निवेश करें। जो लोग इस सरल नियम को समझ जाते हैं वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा केवल गणित का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, सोच और आदतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच बड़ा अंतर होता है। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से प्रबंधित, मैनेज करना
और अपने जीवन में स्वतंत्रता, फ्रीडम लाना असली खेल है। हमने इस सफर में देखा कि कैसे भाग्य और जोखिम, लक, रिस्क हमारी आर्थिक सफलता को प्रभावित करते हैं, क्यों लालच हमें बर्बाद कर सकता है और क्यों चक्रवृद्धि सबसे शक्तिशाली हथियार है। हमने यह भी सीखा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे बचाना और समझदारी से निवेश करना है, ताकि हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। असल अमीरी महंगे घरों या लग्जरी कारों में नहीं, बल्कि उस मानसिक शांति में होती है जहां हमें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर हम पैसे को सही दृष्टिकोण से देखें और दीर्घकालिक सोच अपनाएं, तो हम न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब की रोचक और उपयोगी सीखों के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें, बढ़ते रहें।